सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या 150व्या जयंतीच्या निमित्ताने देशभरामध्ये सरकारकडून सरदार ॲट 150 युनिटी मार्च या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। महाराष्ट्रामध्ये 2 ठिकाणी विविध राज्यातून प्रत्येक जिल्ह्यातून 2 अशा युवा कार्यकर्त्यांचं एकत्रीकरण केलं जाणार आहे। मुंबई आणि नागपूर या 2 ठिकाणी हे एकत्रीकरण होईल आणि इथून मग बसद्वारे ही यात्रा गुजरातला प्रस्थान करणार आहे। या संपूर्ण यात्रेचं नियोजन आणि त्या संदर्भातली चर्चा यासाठी सन्माननीय भारतीय जनता युवा मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार तेजस्वी सूर्याजी हे महाराष्ट्र दौऱ्यावरती आहेत, महाराष्ट्र प्रवासावरती आहेत आणि आपल्याशी संवाद साधण्यासाठी हम सभी से संवाद साधने हेतु आज हमारे में तेजस्वी सूर्या जी उपस्थित है। मैं उनसे विनती करता हूं कि इस पत्रकार परिषद को आप संबोधित करें। धन्यवाद विक्रांत जी। पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, सरदार पटेल जी के 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा देश के युवाओं के बीच में देश की एकता, देश की अखंडता और विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने की एक प्रण लेने के लिए सरदार एट 150 नाम का एक यूनिटी मार्च का आयोजन भव्य स्वरूप से हो रहा है। गुजरात में संविधान दिवस से शुरू होकर, दैट इज 26 नवंबर से शुरू होकर दिसंबर 6 तारीख तक 10 दिन की पदयात्रा देश के यूथ अफेयर्स मिनिस्टर श्री मनसुख मंडाविया जी के नेतृत्व में संपन्न होगा और इस 10 दिन के यात्रा में भाग लेने के लिए भारत के हर जिले से 2 युवा देश के अलग अलग प्रदेशों से, विभाग से, जिले से बस के माध्यम से ट्रैवल करते हुए गुजरात पहुंचेंगे और इस 10 दिन के पदयात्रा में 2-2 दिन वो भाग लेंगे। महाराष्ट्र में नागपुर में और मुंबई से 2 प्रवाह में यात्रा में युवा भाग लेंगे। कल मैं नागपुर में अलग अलग युवा संगठनों से इसी यात्रा के तैयारी के संबंध से हम बैठक किए थे और आज मुंबई में भी इस यात्रा के तैयारी के दृष्टि से, इसमें यूथ पार्टिसिपेशन की दृष्टि से एक बैठक में हम भाग लिए। मुंबई में दक्षिण भारत के हर प्रदेश से युवा 2 जिले से यहाँ आ रहे हैं। 300 से अधिक यात्रार्थी 27 नवंबर को मुंबई पहुँचने वाले हैं। तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, इन सभी प्रदेशों से 2 youths from every district of all of these states will participate by coming to Mumbai on 27th. 28th नवंबर सुबह मुंबई में माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के शुरुआत से, फ्लैग ऑफ से यहाँ से यात्रा पालघर की ओर जाकर वहाँ से गुजरात प्रवेश करेंगे। ये यात्रा एक प्रेरणा यात्रा है। देश के कोने कोने से आ रहे युवाओं को सरदार पटेल जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में और वो कैसे पूरे भारत को
राजनीतिक रूप से एकत्रित किया, इसके बारे में। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे अमृत पीढ़ी, आज के देश के न्यू जनरेशन, इनको अगले 25 साल देश को हम कैसे सब मिलकर निर्माण करें, देश को एकता की सूत्र में कैसे बांधे, इन सभी विचारों में अलग अलग प्रकार के एक्टिविटीज़ चारों दिन इन युवाओं को मिलने वाला है। अलग अलग क्लासरूम्स में, कॉलेजेस में जाकर युवा, ये डेलीगेट्स युवाओं का संपर्क करेंगे। अलग अलग शहरों में शाम के संदर्भ में व्यापारियों के साथ, वहाँ के बुजुर्गों के साथ, वहाँ के सीनियर सिटीजन्स के साथ, वहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ ग्रुप डिस्कशंस करेंगे। देश पहले कैसा था, देश आज कैसे बदल रहा है, इसके बारे में विस्तार रूप में चर्चा करेंगे। और यात्रा के बाद अपने अपने जिलों में वापस जाने के बाद वहाँ के सामाजिक, वहाँ के आर्थिक, वहाँ के अलग अलग समस्याओं को युवा होने के नाते हम कैसे सुधार कर सकते हैं, इसके बारे में संकल्प करेंगे, चर्चा करेंगे। अलग अलग स्थानों पर रूट के हिसाब से कृषि नेताओं से, किसान नेताओं से मिलने का काम है। नागपुर के जो यात्रा है वो बैतूल जाकर वहाँ के ट्राइबल इलाकाओं में कैसे वहाँ की जीवन पद्धति, वहाँ के कला, वहाँ के संस्कृति, वहाँ के जीवन शैली, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम में ट्राइबल कम्युनिटीज़ के रोल क्या था, इसके बारे में कुछ डिस्कशंस करेंगे। योग और प्राणायाम जैसे अलग अलग फिटनेस एक्टिविटीज़ के साथ भी दिनचर्या शुरू होगा। तो ये 7 दिन के जो एक्टिविटीज़ है, 7 दिन के जो प्लान है, ये युवाओं को प्रेरित करने के लिए, उनको देश के प्रति और कर्मठता से और प्रेरणा के साथ काम करने के लिए इंस्पायर करने की दृष्टि से ये आयोजन हो रहा है। मैं मुंबई के सभी युवाओं से मैं आग्रह करता हूँ, 28 नवंबर को जब इस भव्य यात्रा की शुरुआत यहाँ मुंबई से शुरू होगा, यहाँ के युवा यात्रा के शुरुआत की जगह पर आकर इसका भव्य स्वागत करें। मुख्यमंत्री जी के साथ इस यात्रा में जो यात्रार्थी जा रहे हैं, उन सभी यात्रार्थियों को शुभकामना दे। सरदार पटेल जी के 150th एनिवर्सरी के संदर्भ में देश को एकता, देश के अखंडता, देश के समग्रता के बारे में नए रिजॉल्व करें और इस यात्रा को यशस्वी बनाएं। इसी एक आग्रह के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं इस प्रेस वार्ता में आने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। मतलब कुछ कंपैरिजन ही नहीं है। ये सरदार 150 की जो यात्रा है, ये किसी एक व्यक्ति को पॉलिटिकल आइडेंटिटी देने के लिए इस यात्रा का आयोजन नहीं हो रहा है। बार बार लॉन्च होने के बाद भी फेल होने वाले एक नेता को पुनः लॉन्च करने की दृष्टि से यात्रा नहीं किया जा रहा है। देश की आम युवा जो है, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसे युवाओं को एक दिशा देने के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए इस यात्रा का आयोजन हो रहा है। 95 इलेक्शंस में हार होने के बाद भी सेंचुरी मारने के लिए जो अभी उत्सुक है,
ऐसे युवा नेता के यात्रा और देशभक्ति से भरे हुए युवाओं के इस पदयात्रा में जमीन आसमान की फर्क है. दैट वाज अ पॉलिटिकल यात्रा, दिस इज एन इंस्पिरेशनल यात्रा. दिस इज अ यात्रा विथ प्यूरिटी ऑफ पर्पस. ये इस दोनों यात्रा में बहुत फर्क है. और सबसे इंपॉर्टेंट मैं ये कहना चाहता हूं, आज के देश के परिप्रेक्ष्य में आप जब देश के युवाओं के कंट्रीब्यूशन आप देखते हैं, आज भारत के जेन जी, भारत के युवा देश के कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में भाग ले रहे हैं. आप मुंबई हो, नागपुर हो, पुणे हो, बेंगलोर हो, दिल्ली हो, कानपुर हो, देश के बड़े बड़े शहर से लेकर टायर 2 टायर 3 सिटीज तक देश के युवा नए रिसर्च, नए कंपनीज को शुरू करने में, स्टार्टअप्स में, कुछ नवीनता में ये जुड़े हैं. अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर में जितने भी सॉफ्टवेयर या जितने भी ड्रोन सिस्टम्स की इस्तेमाल हुई, ऐसे कई सारे कटिंग एज सॉफ्टवेयर और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स में भारत के युवाओं का रोल था. अनलाइक आर इमीडिएट नेबरहुड, वो बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, compared to all of these countries, the country's youth, India's youth are involved in a very constructive spirit of nation building. To salute that spirit of constructive revolution, of building this country on the basis of ekta, of akhindata, this yatra is being organized. जिन युवाओं का चयन किया गया है जो इस यात्रा में सम्मिलित होने वाले हैं, वो चयन किस तरीके से किया गया है? वो चयन आपकी ओर से किया गया है या उनकी इच्छा के आधार पर उसे मिलता है? माई भारत जो पोर्टल है, माई भारत पोर्टल में रजिस्ट्रेशन का एक ओपन इनविटेशन है. देश के अलग अलग स्थानों से, डिस्ट्रिक्ट से युवा बहुत इंटरेस्ट के साथ, उत्सुकता के साथ इस पोर्टल में अपने आप को रजिस्टर किए हैं. और जितने युवा एप्लीकेशन डाले थे, उन युवाओं से जो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाए थे, जो टैलेंटेड थे, जो अपने रजिस्ट्रेशन में इंटेंट को दिखाए थे, ऐसे युवाओं का चयन माई भारत के ओर से हुआ है. और इन युवाओं का लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट जो भी है वो भी भारत सरकार की ओर से हो रहा है. और इन सभी युवाओं को और एनकरेजमेंट देने के लिए देश के अलग अलग स्थानों के कई सारे एनजीओस, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस आगे आ चुके हैं एंड दे आर सपोर्टिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू दिस लार्ज 150 सरदार यूनिटी मार्च एक्सरसाइज. धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद. बोलिए. हाँ, देखिए, चुनाव से पहले, बिहार चुनाव से पहले ही इंडी अलायंस और विशेष रूप में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, सब लोग ये एसआईआर का मामला उठाए थे, वोट चोरी का मामला उठाए थे. और नतीजा क्या आया? बिहार की जनता साफ साफ इन सभी कॉन्स्पिरेसी थियरीज को, इन सभी पॉलिटिकल नैरेटिव्स को नकार दिए. और आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा जीत एनडीए के लिए इस चुनाव में बिहार की जनता ने प्राप्त की है. सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां उनको फैसला उनके पक्ष में नहीं आया. जनता न्यायालय में गए, वहां भी उनका आर्ग्यूमेंट को जनता ने स्वीकार नहीं किया. ये देश के इंस्टीट्यूशंस पर सवाल उठाना राहुल गांधी का और इंडी अलायंस का एक स्क्रिप्ट बन गया है. जब वो चुनाव में जीतते हैं
तब इलेक्शन कमीशन ठीक है, ईवीएम ठीक है। कर्नाटका में जीतने के तुरंत बाद अगले दिन ही जाकर शपथ प्रमाण कर दिए लोग। अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर आपके विश्वास नहीं है तो जहां जहां आप जीतते हैं वहां आपके विधायक उम्मीदवार और खासदार उम्मीदवार या सरकार के मुख्यमंत्री दौड़कर क्यों आप इलेक्शन सर्टिफिकेट ले लेते हैं? सरकार की रचना क्यों करते हैं आप? जब सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से फैसला आपके पक्ष में आता है तब सुप्रीम कोर्ट ठीक है, हाई कोर्ट ठीक से काम कर रहा है, इंस्टीट्यूशंस आर फाइन। बट जब आपके विरुद्ध में फैसला आ जाती है तब सुप्रीम कोर्ट भी ठीक नहीं है। जब मीडिया आपको कठिन क्वेश्चन पूछते हैं तब मीडिया गोदी मीडिया बन जाता है। अगर मीडिया आपके पक्ष में कोई विचार बोलते हैं तब मीडिया ठीक हो जाता है। सो पीपल आर अवेयर ऑफ दीज डबल स्टैंडर्ड्स। तो ऐसे देश के इंस्टीट्यूशंस पर, वो जुडिशियरी हो, इलेक्शन कमीशन हो, ऐसे संवैधानिक संस्था पर बार बार इस प्रकार के एक क्वेश्चन मार्क उठाना without even providing a shred of evidence, this reeks of anarchism, this reeks of irresponsibility. This is the kind of politics that the Congress party, especially under Rahul Gandhi, is resorting to. Seriously, when we speak of darkest moments and most dramatic moments of Indian history, we speak of 1982 6 riots. Recently, a program was led by Congress wherein Peace Prize naming Indira Gandhi was distributed. Now, at this particular event, Jagdish Titler was given a high seat. He was given a prominent seat into this event. Now, this is the same individual who has various testimony against him for being indulged into the massacre. What is your view? Well, this is the nature of the Congress party's politics. The most corrupt are awarded certificates of honesty. The most virulent and violent leaders who have orchestrated riots are celebrated as beacons of peace. People who have contributed to generations being subjected to poverty, they are hailed as heroes of a civilization. This is the nature of the Congress politics, and this is very unsurprising for someone like me who has understood how the Congress party works. सर, उमर खालिद को लेकर देश में लगातार जो बयानबाजी हो रही है, विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी द्वारा, दिग्विजय सिंह पहले उसके समर्थन में आते हैं, वो उसे बेचारा मासूम बताते हैं। अबू आजमी ने कल एक बार फिर उसे कहा कि वो पीड़ित है। उसने एक छोटा सा सेंटेंस कहा था जिसके चलते वो कई महीनों से, कई सालों से जेल में है। What is your take when the opposition leaders are somewhat instead of condemning are supporting the anti-national statements or individuals involved in such activities? मुझे लगता है आज के कांग्रेस पार्टी 3M सिंड्रोम से सफर कर रहा है। ये राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का इस प्रकार का मेटामॉर्फोसिस हो चुका है। ये 3M क्या है? माओइस्ट, मार्क्सिस्ट और मुस्लिम लीग। ये 3M आज के पीढ़ी के कांग्रेस पार्टी को डिफाइन करता है। उमर खलीद जैसे व्यक्तियों के बयान को देश के मेन स्ट्रीम अपोजिशन पार्टी यदि जस्टिफाई कर रहा है तो इससे घातक विचार देश के लिए कुछ है ही नहीं। और यही देश के दो पॉलिटिकल पार्टी के बीच में जो डिफरेंस है वो इसी से दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार सरदार पटेल जी के जन्म जयंती को देश भर में आचरित कर रहे हैं, जो देश के अखंडता के लिए काम किए थे और जिसके लिए उनका पूरा जीवन अर्पित किए थे। और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जो उमर खलीद जैसे व्यक्ति जो देश के बर्बादी के लिए, देश के
विविसेक्शन के लिए, डिविसेक्शन के लिए वो बात रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए एंटिसिपेटरी बेल डालकर उनके पक्ष में बयान देने वाले काम कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं. And it is the duty of the youth of this country who have earlier rejected the 3 M's in its original avatars. इसी देश के युवा मार्क्सिज्म को हम रिजेक्ट किए हैं, माओइज्म के जो पशुपति से तिरुपति तक रेड कॉरिडोर करने के जो सपना था, दिस कंट्रीज यंग पीपल, दिस कंट्री स्टेट फोर्सेस, हमने इसको समाप्त किए हैं. सो मार्क्सिज्म को, माओइज्म को और मुस्लिम लीग टाइप ऑफ पॉलिटिक्स को इस देश के युवा पहले भी रिजेक्ट किए हैं जब उसके ओरिजिनल अवतार पे वो आए थे. और इस बार जब कांग्रेस पार्टी उस मोड़ पर चल रहा है, उस डायमेंशन पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है देश की जनता, देश की युवा इसको बार बार हर चुनाव में इसको रिजेक्ट करते आएंगे. अभी अभी वो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं, राहुल गांधी ने पिछले 10-15 साल में 95 इलेक्शंस, एक नहीं दो नहीं 95 इलेक्शंस उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हारी है. The more they tread on these 3 M's, the Congress will lose its deposit in most of the seats it will contest. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. पिछले 10 साल में साथियों, the country has literally conducted a war on drugs. आप जब आंकड़ा देखते हैं, पिछले 10 साल में जितने ड्रग्स का कॉन्फिस्केशन हुआ है, ड्रग माफिया के खिलाफ जिस प्रकार के युद्ध हो रहा है, जितने ड्रग रैकेट्स के बस्टिंग हो चुका है और जितने कॉन्फिस्केटेड ड्रग्स के डिस्ट्रक्शन हो चुका है, वो पिछले 25 साल से ज्यादा क्वांटिटीज और वैल्यू पिछले 10 साल में हो चुका है. ये सरकार की ओर से एक कदम है जो अग्रेसिव कदम है इसको टैकल करने के लिए. पर इसके साथ साथ ड्रग मीनेस को एड्रेस करने के लिए युवाओं के बीच में एक जागृति होना जरूरी है, अवेयरनेस क्रिएट करना जरूरी है और उनको एक सही दिशा दिखाने का भी जरूरत है. इट्स अ 2-pronged फाइट. एक सरकार की ओर से नियंत्रण करने के लिए क्या करना है, ये हम कर रहे हैं और अमित शाह जी के नेतृत्व में दी हाईएस्ट कॉन्फिस्केशन, हाईएस्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ ड्रग्स पिछले 10 साल में हो चुका है. पर दूसरी कदम देश के युवाओं को अच्छे दिशा दिखाना, उनको पॉजिटिव तरीके से देश के काम पे उनको लगाना, ये भी है. और सरदार 150 जैसे यात्रा इसी उद्देश्य के साथ हो रहा है. और इस 7 दिन के यात्रा में 2 सेशंस है जिसमें युवाओं को योग की ओर, अच्छे स्वास्थ्य की ओर, फिट इंडिया की ओर प्रेरणा देने वाले सेशंस हैं. तो ऐसे पॉजिटिव एक्टिविटी से भी देश के युवा सही रास्ते पे चले, इसका ध्यान भी सरकार की ओर से और पार्टी की ओर से हो रहा है. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.